कितने नंबर का आता है रियल नंबर्स? 6 नंबर्स का आएगा, है ना। तो 6 नंबर्स बहुत आसानी से हम एक ही सेशन में पूरे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब आप देखो, रैशनल नंबर्स, जितने रैशनल नंबर्स हैं और जितने इरेशनल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बन जाता है आपका रियल नंबर। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो उसमें रैशनल कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इरेशनल कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो इरेशनल की डेफिनेशन कहां से निकल के आई? रैशनल से निकल के आई। इरेशनल कौन है? जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और P बाई Q की फॉर्म में कौन लिखे जा सकते हैं? रैशनल। तो इसका मतलब क्या है? जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। बात समझे? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो इरेशनल की अपनी कोई डेफिनेशन हुई नहीं ना। तो इसलिए जब भी हम किसी इरेशनल को प्रूव करना होता है, जैसे √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे कोई प्रूव करना है तो उसको हम रैशनल कंसीडर करते हैं पहले। और फिर जब हमें रैशनल वो मिलता नहीं है कि इरेशनल वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब जाके वो क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं फिर उसको? इरेशनल। समझ में आया? तो इरेशनल के लिए पहले किसी भी नंबर को रैशनल क्यों प्रूव करना है? क्योंकि इरेशनल की अपनी कोई डेफिनेशन है नहीं। वो ये कहता है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। क्लियर है ना? तो P बाई Q की फॉर्म में हो गया रैशनल। फिर सर रैशनल में कौन कौन से नंबर लिखे जाते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में। तो P अपॉन Q की फॉर्म होती है जिसके अपोन में कुछ हो। जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 के अपोन में 1 है, 2 अपॉन 1 इज 2, 0 अपॉन 1 इज 0। तो 0 2 कोई भी नंबर ले लो, 2/5 ले लो, ये सारे ही तो रैशनल है। फिर सर ऐसे तो इरेशनल कोई होगा ही नहीं, ऐसे माइंड में भी तो आता होगा, है ना रिदव? आता होगा कि नहीं आता होगा? होते। तो जो नंबर आपके रूट में लिखे जाते हैं जैसे √2, और जो किसी का भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, वो होते हैं इरेशनल। लाइक √4 को अगर मैं देखूं तो ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में है, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वो रैशनल होगा, ना कि इरेशनल। लेकिन जिसका रूट नहीं होता, लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √8, ऐसे जो नंबर जो रूट में रहते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, वो जब रूट में लिखे जाते हैं वो बन जाते हैं इरेशनल। इरेशनल 2 ही टाइप होती है, बस दिमाग में रखना है। जिसका पूरा पूरा हम रूट नहीं निकाल सकते एक नंबर, वो दूसरे ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो खत्म होते, ना तो टर्मिनेट होते, और ना ही रिपीट होते। 2 तरीके के नंबर होते हैं। जैसे आप 1 को 3 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे जाएगा, जिसको हम 0.3 पे बार लिख सकते हैं। ये खत्म नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म नहीं होता उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं होगा, डिवाइड होता रहेगा, लेकिन ये रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग हो या टर्मिनेट हो जाए, या दोनों हो, या तो टर्मिनेट भी हो जाए या रिपीट भी हो रहा हो, या टर्मिनेट नहीं हो तो एटलीस्ट रिपीट हो रहा हो, तो वो सारे नंबर रैशनल में आएंगे। और जो टर्मिनेट भी नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता, वो आता है इरेशनल में। लाइक 0.023, 0023, 00023, देखो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 023 था, यहाँ 0023 है, यहाँ 00023 है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा, ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ये नंबर और ये नंबर जो रूट में रहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। सिर्फ इन 2 टाइप के नंबर को छोड़ के बाकी सब रैशनल होता है। आप कुछ भी लिख लो, सब रैशनल नंबर में आ जाएंगे। बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कर दो भाई, रैशनल भी ले लो, इरेशनल भी ले लो, उसको कहते हैं रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है कि नहीं है? इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो चीजें इनमें पढ़नी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना होता है, वो सब बता रहा हूँ। तो साथ में उसी में आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो और उसके प्राइम फैक्टर्स करो। जैसे हमने लिया 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 into 3। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते क्या है? प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर से मिलके बने हो।
वो फैक्टर जो प्राइम नंबर से मिलके बने हो, तो उसके लिए प्राइम नंबर का पता होना जरूरी होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद से होते हैं। और खुद से होने का मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, सीधा कह सकते हैं। और 1 से होते हैं। 1 से होने का मतलब तो हम उसे ना ही कहें तो भी ठीक है। तो मतलब जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं करता। तो जब भी किसी नंबर के आप फैक्टर करोगे, जैसे 6 के करे, 2 into 3 किया हमने, करा, इसमें 2 प्राइम नंबर्स आए, 2 into 3। इसे मैं 3 into 2 लिखूं तो कुछ बदल जाएगा? नहीं ना। क्या बदला? सिर्फ पोजीशन बदली। फैक्टर बदले? नहीं बदले ना। वही है ना, 2 और 3 तो फैक्टर है, बस क्या है, 3 को पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिख लिया, फैक्टर नहीं बदले। तो इस उसमें अपने नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सब के जो फैक्टर करते हैं तो यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। उसके क्या होते हैं? यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे 6 के 2 into 3 है, तो किसी और के 2 into 3 फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ 6 के ही हो सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। बस इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बाकी फैक्टर्स यही रहेंगे। तो यही कह रहा है एवरी कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो एटलीस्ट किसी एक नंबर से तो डिवाइड हो ही जाए। जैसे 4 है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है ना। तो प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, कंपोजिट नंबर जो किसी से तो डिवाइड हो ही जाए। तो ये डिफरेंस होता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में। तो अब वो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम्स के प्रोडक्ट मतलब प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करके आएगा कंपोजिट नंबर। जैसे 2 into 3 की मल्टीप्लाई करके आया 6, और ये यूनिक होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो वो हमने करके दिखा दिया, 2 into 3, 3 into 2। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि जब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई भी नंबर देगा और उसके फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोलेगा, तो जो उसका ऑर्डर बनेगा जिसमें हम उनको लिखेंगे कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो यूनिक होंगे। तो हमें पता रहेगा ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो ये निकालने के लिए बोलेगा। फिर अब जब हम HCF एंड LCM की अगर बात करें तो यहाँ एक थ्योरम बनती है। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट वन नंबर बी A एंड अनदर नंबर बी B, तो A और B का जो HCF होगा और LCM होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी। कौन से 2 नंबर? जो हमने लिए थे। ठीक है, लाइक हमने लिए 6 and 8, 6 and 8। तो 6 into 8 पहला नंबर, दूसरा नंबर, दैट इज A into B विल बी इक्वल्स टू LCM into HCF। इन दोनों का LCM और इन दोनों का HCF की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा, मतलब 48 के इक्वल आएंगे इनके HCF और LCM की मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है ना? क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ? इसको यूज करेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन, ये थ्योरम जो है इसमें HCF है और LCM है। HCF और LCM निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन कहते हैं, और एक होता है डिवीजन मेथड। ठीक है ना बेटा? फैक्टर्स पूछेगा इस पूरे उसमें, तो फैक्टराइजेशन मेथड निकालो, सिंपल फैक्टर्स निकालो। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। उनके आपस में मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो, बस इतना काम करना है। वो वाला यूज करेंगे प्राइम फैक्टर्स वाला, वो बढ़िया रहता है। जैसे उसने कहा एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 140, तो 140 को हमें कन्वर्ट करना है उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में। तो 140 के फैक्टर कर दो। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, दैट इज 2। और 2 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है? जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर हो। तो ये इसका क्या है? 0 है, तो 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14। ये भी हो जाएगा 2 से 35। ये किससे हो जाएगा? 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब उसने कहा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 2 into 2 into 5 into 7, that will be equals to 2 raised to the power 2 into 5 into 7, that is 140। ये होता है भाई, ये करना है आपने एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने करके देखा।
किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना। सेकंड पार्ट में क्या है, 156 है ना बेटा। तो 156 को जब हम करेंगे तो लास्ट में 6 है तो 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से जाएगा क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा किससे होगा, अपने आप से, है ना, या फिर एक से ज्यादा प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। मान लिया 39 है तो 39 क्या है, 3 और 13 का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले 3 से हो जाएगा फिर 13 से हो जाएगा। तो 156 को हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 2 into 2 into 3 into 13, that will be written as 2 raised to the power 2 into 3 into 13। इस पे मिलने वाले हैं आपको पूरे नंबर, जो अगर ऐसे करने के लिए आएगा। ठीक है ना बेटा, कर लोगे, गुड। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 3825, इसे यहीं कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 से ये होगा नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है और नंबर है, इवन नंबर होता है तभी 2 से होता है। तो ये 3 से हो सकता है, फिर 2 के बाद हमें किससे देखना है, 3 से। और 3 का रूल क्या होता है, सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सभी डिजिट्स का सम मतलब इनको ऐड करो, 3 8 11 2 13 5 18। 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो इसलिए नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर से 15 आ रहा है सम, तो 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये होगा 3 से, देखो 4 2 6 5 11, 11 3 की टेबल में आता नहीं, तो अब इसे 3 से नहीं कर सकते, किससे करना पड़ेगा, 5 से। 5 का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 5 होता है या 0 होती है, इसके लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा 17। 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 से ही जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3825 इक्वल्स टू 3 into 3 into 5 into 5 into 17, that will equals to 3 into 3 raised to power 2, 5 raised to the power 2 into 17। ठीक है ना बेटा, कुछ पूछना है, नहीं ना, सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5005। 5005 साफ साफ दिख रहा है ना, लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 से हो जाएगा। 3 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। और 3 का रूल क्या कहता है, सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब सबका सम तो 10 बैठ रहा है, और 10 तो 3 से होता नहीं है, तो इसलिए इसे 5 से करना पड़ेगा। तो दैट विल बी 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब आगे किससे करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से हो नहीं रहा, किससे करोगे, फिर 7 से करके देखोगे। अब 7 का रूल क्या कहता है, इसका डबल करते हैं, 1 का डबल 2, इस पूरे में से माइनस करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए ये हो रहा है 7 से, जो आता है यहाँ वो होता है अगर 7 से, तो ये 7 से हो जाएगा, तो 7 का रूल है, तो 7 का रूल लगा देते हैं। तो 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब ये किससे होगा, 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और ये 13। 11 का रूल अब हमें कैसे पता चला ये 11 से हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्टरनेट डिजिट लेते हैं, पहला फिर तीसरा फिर पांचवा फिर सातवां, ऐसे चलता है। तो इनको ऐड करते हैं 3 1 4, और इस डिजिट में से माइनस करेंगे। अगर 0 या 11 के टेबल में आता है तो होगा, नहीं तो नहीं, तो हो रहा है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 0 0 5 विल बी इक्वल्स टू 5 into 7 into 11 into 13। ठीक है बेटा, किसी को कोई इश्यू है, सारे डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने साथ के साथ बता दिए आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वन है 7429। सी 7429 दिमाग में ना छाप लो, 7429 एक नंबर होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आता है। और नंबर कौन से होते हैं, 17 19 और फिर 23। तो 17 सबसे छोटा इसके लिए, मतलब 17 19, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 19, 19 के बाद कौन आता है, 23। तो इन तीनों कॉन्टिन्यूअस नंबर जो प्राइम है, इनको अगर लोगे तो हमेशा 7429 आता है। तो 17 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 17 4 जा 68, यहाँ 51 हो जाएगा, 11 बचेगा, 119, 17 7 जा 119।
फिर हमारा 19 से जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, फिर 23 जा प्राइम नंबर, ये आ गया। तो 7429 विल बी इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। सारे पार्ट समझ में आ गए? कुछ पूछना है वीर? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो कि हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें पता है तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वल होगा उन दोनों की नंबर की मल्टीप्लीकेशन की। तो उसे सीखने का नंबर आ गया, जैसे 26 एंड 91। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हमने यहाँ सारे काम जो है प्राइम फैक्टर से करने हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के भी क्वेश्चन आएंगे सीधे कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इनका। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 26 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 13 टाइम जाएगा, आ गया। 91 कितना होता है 91 का, 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखो जो HCF होता है वो होता है इन दोनों के कॉमन नंबर्स, 2 इधर कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, तो दैट इज योर HCF। LCM क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वो लेना और जो बचे हैं वो भी सारे लेने होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 13 इंटू 14 हो गया 182, ये एलसीएम आ गया। दिस इज HCF। HCF जो कॉमन नंबर है वो सारे ले लेंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन करके HCF आता है, जो कि यहां सिर्फ एक ही नंबर है इसलिए हमने ये लिया। अब अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे सर, फिर सबके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है, तब HCF 1 होता है। समझ में आ गया। तो यहां से HCF मिल गया, LCM मिल गया। अब हमें प्रूव करना है ये, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF कितना है हमारा 13 इंटू 182, ये LHS है। लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर रहे हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 6, 2 3 6, ठीक है, ये LHS हो गया। RHS निकालो, कितना है हमारे दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 26 इंटू 91, तो 26 इंटू 91 6, 2 3 6। तो LHS इक्वल्स टू RHS, इट मींस HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। हमने प्रूव कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट यहां बिल्कुल सही है। क्लियर हो रहा है विदव, कुछ पूछना है? चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, दो नंबर से, एक 510 एक 92, इन दोनों के फैक्टर करके कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा HCF एंड LCM। तो दोनों 2 से जा रहे हैं, पहले से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 3 से भी जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, तो 17 से, ठीक है बेटा। ये किसके हो गए 510 के फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 के करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो ये कितना हो गया 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन क्या है यहाँ 2, तो HCF क्या हो गया 2 बन गया ना बेटा, ठीक है। LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो लेना है, फिर बाकी जो नंबर बचे सब लेने हैं। यहां से एक 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को इनकी मल्टीप्लीकेशन करके देखना है क्या आएगा, नहीं देख रहे, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों ने पेपर में क्या करना है। अब हमें प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू, LCM हो गया, ये पूरा क्या है LCM, इंटू HCF कितना है बेटा अभी हमारा 2। ये ऐसे लिखना है पेपर के अंदर, देखो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना और ना ही कॉम्प्लिकेट करना है इसको। इक्वल्स टू में क्या लिखना है,
इक्वल्स टू में हमें लिखना था मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब नंबर्स क्या है हमारे पास 510, तो 510 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 92 को भी उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो कंपेयर करके 2 2 ये रहा 2 2 3 5 3 5 17 23 17 23 2 हो गया, इक्वल आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड या प्रूव्ड लिख दो बस। तुम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इससे बचना है। सब बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे बोर्ड्स में मैक्सिमम बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने वाले बच्चे नहीं करेंगे। तो ऐसे लिख देना है, क्योंकि फैक्टर तो आप लोगों ने करने ही पड़ेंगे ना, तो उठा के फैक्टर ही लिख देने हैं अपना नंबर की जगह, और इधर एचसीएफ एलसीएम वाले फैक्टर लिख देने। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है बेटा। सर इससे पहले वाले पार्ट में तो मल्टीप्लाई की थी आपने, छोटी वैल्यू थी फटाफट से मल्टीप्लाई करके दिखा दी आपको, जैसे बड़ी वैल्यू आई तो हमने उसको फैक्टर्स में ही छोड़ दिया। बस इक्वली तो दिखाना है, कैसे भी दिखा दो, फैक्टर में दिखा दो या मल्टीप्लाई करके दिखा दो। भाई एग्जाम में क्या चीज मायने करती है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 ही चीज मायने रखते हैं, पूरे 2 नंबर मिल जाए और टाइम बच जाए। फैक्टर लिख के नंबर मिल रहे पूरे और मल्टीप्लाई किए बिना नंबर मिल रहे तो टाइम बच रहा है। वहां ये दिखाने की जरूरत क्या है कि हमें मल्टीप्लाई आती है, हम इंटेलिजेंट है, हमें क्या मतलब, हम तो बेवकूफ है। लेकिन नंबर पूरे 2 मिल रहे हैं, बात खत्म हो गई। ये 336 एंड 54 आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो था जिसमें हमें थ्योरम प्रूव करनी थी, है ना रिदव, उसमें क्या था, उसमें हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड का हमारे उसमें सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, तो हम डिवीजन मेथड सीखने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से करो। पिछला भी हमने फैक्टराइजेशन से किया, उससे 2 फायदे हो गए, एक तो डिवीजन मेथड सीखना नहीं पड़ा और दूसरा हमने फैक्टर के फॉर्म में वेरीफाई कर दिया, हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। अब यहाँ क्या है, यहां हमें करना ही फैक्टराइजेशन मेथड है, तो पिछले वाले क्वेश्चन से और छोटा ही हो गया, सिर्फ उसके एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। अब जो इनमें कॉमन होगा दैट विल बी योर एचसीएफ, दिस इज योर एचसीएफ, क्योंकि ये 3 तीनों में है, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ इज 3, सॉरी, एंड एलसीएम क्या होता है 3 इंटू, जो कॉमन है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ में बाकी नंबर 2 2 जा 4 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 3 इंटू ये 5 है, हाँ 5 लिखना है, 2 2 जा 4, अच्छा 5 अलग से लिखना है, ये 4 तो था, 2 2 जा 4, 3 ये पहले ही था, 5 एंड 7, ठीक है। तो ये देखो ये क्या था, ये क्या है एचसीएफ, क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम के अंदर हमेशा एचसीएफ रहता है, उससे क्या पता चलता है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट मींस वो उसका एलसीएम हो ही नहीं सकता, अगर डिवाइड होगा तो ही उसका एलसीएम हो सकता है, बात समझे। अब यहां बात करनी है मल्टीप्लाई की। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होती है, वो लग जाते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई करने, लेकिन हम तो बेवकूफ है, हमें तो आते नहीं मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे बिल्कुल सिंपल वाला काम। हम सबसे पहले वो नंबर ढूंढेंगे जिसमें मल्टीप्लाई में 0 आए, तो 5 4 जा इसे लेंगे, 3 7 जा 21, 21 2 जा होता है 42, एक 0 है, देखो हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब जो इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा, 3 4 जा 12, 12 का टेबल आता है 7 तक फटाफट पड़ेगा, फिर 5 जा करेगा। हमने क्या करा, 2 का टेबल पड़ा, हमने काम हो गया। समझ में आ गया, एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है वो भी समझ में आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, पहले है 17, तो इसका होगा 17 इंटू 1, इसके कोई और फैक्टर होते ही नहीं, क्यों, ये क्या है प्राइम नंबर। 23 के फैक्टर क्या होंगे, 23 इंटू 1, ये भी प्राइम नंबर है, और 29 के फैक्टर क्या होंगे, 29 इंटू 1। तो जब तीनों प्राइम नंबर्स होते हैं तब उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि यहां से कॉमन 1 ही बन सकता है और कुछ भी नहीं बन सकता। समझ में आ गया। और एलसीएम क्या होता है, तीनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां से 17 आएगा, यहां से 23, यहां से 29। क्लियर है।
तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या है कमेंट में लिख देना भाई सभी। समझ में आ गया भाई। तो जब आपका सिंपल सा देखो 3 नंबर है आपके पास और मैंने कहा जैसे 3 है 5 है 7 है, मैंने कहा इसका एलसीएम बताओ तो तीनों की मल्टीप्लाई आंसर है, और मैंने कहा इनका एचसीएफ बताओ तो 1 है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का 1 रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम इज 105 एंड एचसीएफ इज 1, ऐसे निकाल लेते हैं। अब है 8 9 25। अब बात को समझो, इनका भी एचसीएफ 1 है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनका ही एचसीएफ क्या आता है 1, लेकिन ये तो ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, ये तीनों को प्राइम है। क्या है? को प्राइम का भी हमेशा एचसीएफ 1 ही आता है। को प्राइम क्या होते हैं वीर? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 8 के फैक्टर है 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1, इसके हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, इसका है 5 इंटू 5 इंटू 1। बताओ तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं ना, तो इसलिए इनका एचसीएफ भी हमेशा 1 ही होगा। और एलसीएम क्या होगा? तीनों की मल्टीप्लाई। जिसका एचसीएफ 1 है उनका आंसर हमेशा मल्टीप्लाई करके सीधा एलसीएम आता है। तो कितना होगा? 8 9 जा 72 इंटू 25, 4 1 जा 4 4 8 जा 32 00, ये हो गया एलसीएम। अरे सर ये तो मल्टीप्लाई करनी थी, आपने क्या किया? देखो जब भी आपको 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो 4 से उसे डिवाइड कर दो अगर हो रहा है तो। जैसे 4 1 जा 4 4 8 जा 32 और 2 जीरो उसके आगे लगा तो हो गई 25 से मल्टीप्लाई। तो 25 से जब भी मल्टीप्लाई ऐसे करना है। 5 से मल्टीप्लाई में वैल्यू का हाफ करके एक जीरो लगानी है, 25 में वैल्यू का 1/4 करके 2 जीरो लगानी है। क्लियर है यहां तक? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, मतलब HCF की वैल्यू जो दे रखी है वो 9 दे रखी है। इन दोनों नंबर का HCF है। बहुत से बच्चे तो इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कहना क्या चाहता है। ये नंबर भी लिखे देखते हैं HCF भी 9 भी, उनको समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। इसका मतलब होता है कि इन दोनों नंबर का HCF 9 है। ठीक है, और इन दोनों का LCM हमें फाइंड करना है। LCM वी नीड टू फाइंड। ठीक है, नंबर्स आपका जो पहला नंबर होता है उसे A लिखते हैं 306, दूसरे नंबर को B लिखते हैं 657। तो हमें जो थ्योरम पता है वो है LCM इंटू HCF विल बी इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना है बेटा? वी नीड टू फाइंड इक्वल टू, अब ये HCF को डिवाइड में ले जाते हैं, इधर कहीं में जाएगा डिवाइड में, तो A इंटू B, A है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF इज 9, यू विल गेट योर आंसर। तो हमेशा बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो, छोटी को मत करना। या फिर ये देख लो कौन सी डिवाइड हो रही है। 9 से कर दें, 9 7 जा 63, कितना बचेगा? 73। 306 इंटू 73 करो। अब देखो ये कितना हो गया? दैट इज 22338, दैट विल बी योर आंसर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्लियर है ना? ऐसे करते हैं। फिफ्थ में कह रहा है क्वेश्चन फिफ्थ जो है ये, इसमें पूरा का पूरा क्या है ना थ्योरी लिखनी है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना पहले। उसने कहा चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। एंड विद द डिजिट 0 का क्या मतलब है? यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? अब 2 की 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 आ गया ना 0। 4 की 5 में करोगे तो क्या आएगा? 20, है ना। 6 की 5 में करोगे तो क्या आएगा? 30। इट मीन 0 लाने के लिए ना यहां एक 2 का फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का फैक्टर, इधर 5 का फैक्टर। तो जब भी कभी किसी भी नंबर में 0 चाहिए तो उसके फैक्टर्स में हमेशा 2 and 5 होना चाहिए। 2 and 5। अगर 2 and 5 की मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर के अंदर आती है, उसके फैक्टर में 2 भी आता है 5 भी आता है, तभी वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, नहीं तो वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। तो ये बात समझ में आई आपको? 6 raised to the power n will be equals to, ऐसे लिख देते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 raised to the power n, सबको अलग अलग n दे दो। अब यहां 2 और 5
होता है जब फैक्टर में, तभी क्या आ सकता है 0। यहां 2 तो है, क्या यहां 5 है? नहीं ना। तो हम कहेंगे एनी नंबर टू एंड विद 0 with digit 0 needs 2 and 5 as its factor, but 6 raised to the power n does not have 5 as a factor, so 6 raised to the power n can not end with यूनिट डिजिट 0। तो इससे क्या समझ में आया आपको? देखो थ्योरी तो यही लिखनी है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा बस ये थ्योरी लिख देनी है। हर क्वेश्चन में आपको वही नंबर देगा जो 0 से एंड ही नहीं हो सकता। अब 0 से कौन एंड होगा बताओ? मजे की बात यह है कि 0 से एंड ही वही हो सकता है जिसके एंड में 0, तभी तो उसके फैक्टर में 2 and 5 आएंगे, और 2 and 5 फैक्टर में होंगे तो खुद 0 से खत्म होगा, तभी वो 0 से खत्म हो सकता है। समझ गए? तो वो कोई भी नंबर विदाउट एंडिंग विद 0 देगा तो वो 0 से एंड हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? और यही थ्योरी लिखनी है उसमें। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके आर कंपोजिट नंबर। उसने कहा ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर इटसेल्फ और वन से ज्यादा फैक्टर होता है। हाँ, मतलब जो किसी ना किसी से डिवाइड होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। अब वो पढ़ता है डीपीएस में तो वो इंग्लिश में बता रहा है, ठीक है, तो बात भी सही है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एनी नंबर हैविंग मोर देन वन फैक्टर। बट और उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बता दिया ताकि लगे कि वो पढ़ा लिखा है ना। लेकिन बात सिंपल सी क्या है कि एक से ज्यादा नंबर से अगर किसी से डिवाइड हो जाता है, वो खुद से अलग अगर किसी से भी डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहले ये देखो 7 into 11 into 13 plus 13 में से, इस पूरे नंबर में से, इन दोनों में से अगर मैं 13 कॉमन ले लूं, आ जाएगा ना, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, क्या बचेगा? 7 into 11 plus 1, क्योंकि यहां से 13 चला गया और यहां से भी गया तो 1 बचा। तो इसका एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। अब बहुत से बच्चे या टीचर क्या करते हैं, कहते हैं इसे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, एक फैक्टर ये हो गया, फिर इसके भी फैक्टर करा देते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जिस भी किसी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। तो इसके दो हो तो गए, एक ये रहा, आगे सोल्व नहीं करना है। इट हैज मोर देन वन फैक्टर देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? सिमिलरली यहां कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। 5 कॉमन आएंगे तो अंदर बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस यहां से 5 पूरा चला गया तो 1 आया। अब इसका क्या आएगा सोल्व करके हमें कोई मतलब नहीं, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर ये पूरा है, इट हैज मोर देन वन फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बात खत्म। पेपर में भी ऐसे ही करना, सोल्व नहीं करना पूरा, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब ये आपका सर्कुलर फील्ड है, अगर यहां से चलती है सोनिया वापस यहीं आती है तो उसको 18 minutes लग जाते हैं, ठीक है भाई, इसका ये मतलब है। वाइल रवि टेक्स 12 minutes, रवि को कितना मिनट लगता है? 12। तो जब रवि चलेगा, रवि जब यहां आ जाएगा उसको तो 12 मिनट लगती है, रवि यहां आ गया अगर, तो सोनिया कहीं यहां पीछे रही होगी, ठीक है। अब ये 12 मिनट्स में आ गया रवि, तो फिर से जब तक ये 18 मिनट में यहां तक आएगी वो आगे चला जाएगा। अब 12 मिनट में पूरा राउंड लेता है तो 18 मिनट मतलब 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, तो वो यहां आ चुका होगा। जब सोनिया यहां आएगी तो रवि यहां आ चुका है, वो भी एक राउंड पूरा लेके दूसरे में। अब अब यहां तक फिर से वापस जाएगा रवि, तो यहां तक आने में कितनी मिनट लगेगी उसको? 12, ये 9 मिनट्स लेगा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जब वो सोनिया को क्या करेगा? कैचअप करेगा, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां टुगेदर का क्वेश्चन हो, एक साथ मिलना, इकट्ठा आना, टुगेदर, उस क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। जहां भी मिनिमम की बात आती है, लोवेस्ट की बात आती है, वहां भी हमेशा हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं ना उसको, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट मतलब जहां लीस्ट आएगा, मिनिमम आएगा, है ना, लोवेस्ट आएगा, वहां एलसीएम निकालना है।
और जहां टुगेदर वाली बात आएगी। तो यहां टुगेदर वाली बात है कि वो कितने मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है आप लोगों ने, एलसीएम। तो यहां एलसीएम क्वेश्चन है। एलसीएम किसका लेंगे हम, एक 18 मिनट में जा रहा है, एक 12 मिनट में। इन दोनों के फैक्टर कर देते हैं, 2 × 3 6 × 3 18, 2 2 जा 4 3 जा 12। देखो 2 and 3 आर कॉमन, ये दोनों तो कॉमन नहीं है, तो 2 × 3, ठीक है, कितना हो गया 6। अब जो बचता उनको भी लेते हैं, यहां से 3 लेंगे और यहां से 2 लेंगे, 36 मिनट में वो उसको कैचअप करेंगे। अब बात को समझो ना, देखो वो 12 मिनट में आता है एक चक्कर लगा के, 12 में आ गया एक चक्कर हो गया, फिर 12 में आएगा 24 मिनट में 2 चक्कर हो जाएंगे, कितने मिनट हो गया 24 मिनट। फिर एक और लगाएगा तो कितने मिनट हो जाएंगे 36 में 3 राउंड्स लगा दिए। अब वो कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में एक राउंड हो जाएगा, फिर दूसरे राउंड तक आने के लिए कितनी मिनट लगेगी 36। तो ये 2 राउंड लगा के 36 मिनट में यहां पहुंचेगी, वो 36 मिनट में 3 राउंड लगा के, लेकिन मिलेंगे यही। तो 36 मिनट्स इज द टाइम जब वो दोनों इकट्ठे मिलेंगे, इसलिए यहां एलसीएम निकालना होता है, ना कि एचसीएफ। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं अब। सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया इस सेशन के कि इररेशनल की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं होती, तो इसलिए उसका अपना कोई प्रूफ नहीं होता। तो हमें किसके थ्रू प्रूव करना पड़ेगा उसको, रैशनल के थ्रू। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल कंसिडर करेंगे। तो हम कहेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा, एनी नंबर इन द फॉर्म P बाई Q इज अ रैशनल नंबर, पढ़ा था ना। तो इट मीन्स अगर हमने इसे रैशनल माना है तो इट मस्ट बी इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर 2 चीजें लिखनी है यहाँ, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। मतलब को प्राइम का मतलब होता है P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बात समझ गए ना, दे विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अब हमें यही प्रूव करना है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर है, बस ये प्रूव करते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इररेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू कैसे करते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लो, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, हो गया 5 अपॉन इस पी स्क्वायर को या क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको इधर ले आए, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब एक चीज देखो, इस नंबर को पी स्क्वायर को हमने 5 से डिवाइड किया है। जब 5 से डिवाइड किया तो इधर देखो पूरा पूरा एक नंबर आ रहा है जो किसी का स्क्वायर है, तो इट मींस पी स्क्वायर तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तभी तो आया, नहीं तो इधर भी तो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आती, तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो हमें पता चल गया पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, तो हम कहेंगे इंप्लाइज पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। और एक थ्योरम होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जिसका स्क्वायर डिवाइड हुआ है वो नंबर भी डिवाइड होगा। Therefore, P is also divided. P is also divided by 5 by theorem. बस यहां लिख देना, थ्योरम पहले स्टेट कर देना। Any square of any number if divided by the number, then the number will also be divided by the number जिससे उसे पहले डिवाइड हुआ था। तो अब हम क्या कहेंगे, 5 is a factor of P. 5 is a factor of, यहां तक लिख के छोड़ देंगे। अब एक बात बताओ, अगर कोई किसी का फैक्टर है, जैसे मान लिया 9 या 18 ले लेते हैं, 18 है, 2 9 जा 18, बात समझ रहे हो। 2 अगर इसका फैक्टर है तो 2 के मल्टीप्लीकेशन में ही ये नंबर होगा। अगर मुझे ये नंबर नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है इसका फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 2 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो 2c कह दूं इसको। नंबर नहीं पता, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जब भी कोई किसी का फैक्टर आ जाता है तो हम उसे उसके फैक्टर की मल्टीपल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P, तो हम P को कहेंगे P इक्वल्स टू 5c, ऐसे कंसिडर करेंगे। लेट P इक्वल्स टू 5c,
बहुत से बच्चों को बताया नहीं जाता इसको 5c क्यों लिखते हैं। अगर √3 होता तो इसे लिखते 3c, √2 होता तो लिखते 2c, है ना, उसी का फैक्टर है ना, तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको यहां रिप्लेस कर देंगे, लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यूज इट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना बेटा। तो अब यहां क्या था, q स्क्वायर इक्वल टू, ये था p स्क्वायर, p है 5c, तो 5c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाई 5, 5 5 जो 25, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां से भी पता चल गया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। ये जो सब कुछ लिखा है ना, ऐसे ही हम यहां लिखेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। 5 इज ए फैक्टर ऑफ, कम लिखना है ज्यादा नंबर लेने हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। अब 5 तो p का भी फैक्टर है और q का भी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव कंक्लूजन वी कैन से 5 is a factor, 5 is a common factor of p and q। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा p and q आर को प्राइम, उनका कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, आगे लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, बस इतना ही लिखना है, इसके आगे की कहानी नहीं लिखनी है। सो वी कैन से √5 इज इरेशनल, वी कैन से √5 इज इरेशनल। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया है सारा। इन चीजों को फॉलो करना है, पहले ये दिखाना है कि भाई ये रैशनल है, पहला स्टेप क्या लेना है, हमें मानना है कि ये रैशनल है। रैशनल है तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, स्क्वायर कर देना है, यहां से सोल्व करोगे जो अपॉन में आएगा वो इसका फैक्टर बन जाएगा। फिर इसको कुछ कंसीडर कर लेंगे उसी के मल्टीपल में, उसे यहां पुट करेंगे तो फिर ये इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, इसका भी फैक्टर बन जाएगा, सोल्व कर देंगे। फिर कॉमन फैक्टर होते ही वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 + √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। ये पहले वाले से ज्यादा आसान है। इसको क्या करते हैं, क्या प्रूव करना है विदव, क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो क्या लेंगे पहले कि ये रैशनल है, तो हम लिखेंगे लेट 3 + √5 इज रैशनल। ये क्या है हमारा, एजम्पशन है, हमने एज्यूम किया, ठीक है। 3 + √5 इज इक्वल टू a/b, a and b are कोप्राइम, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 3 ही स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप में आंसर आएगा। पहला स्टेप इसको कंसीडर करना है और √5 को एक तरफ, जो रूट में वैल्यू है बस उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। इसके आगे लिखना है a, b and 3 आर इंटीजर्स, क्या है, सो a/b - 3 इज रैशनल, ठीक है ना बेटा, ठीक है। पहले रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ, फिर ये स्टेटमेंट लिखना है, जो भी उधर जाएगा एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a/b क्या होता है, a/b क्या होता है, a/b रैशनल, रैशनल में से एक 3 क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल में से रैशनल नंबर को माइनस करते तो रैशनल ही आता है, तो इसलिए इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो दिस इज रैशनल। लेकिन ये किसके इक्वल है, √5 के। फिर लिखेंगे अगले स्टेप में इंप्लाइज √5 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल। भाई एक बात देखो, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, रैशनल, और ये किसके इक्वल है, √5 के, तो फिर तो √5 भी रैशनल ही हुआ। तो सीधा सीधा हम इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहे हैं, √5 इक्वल्स टू रैशनल, क्योंकि ये रैशनल प्रूव हो गया तो इधर हम इसकी जगह रैशनल लिख दें, जो कि गलत है, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है ना बेटा। एंड दिस एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया ना कि भाई ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इक्वल हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. So
3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है ना बेटा, बस ऐसे प्रूव कर दोगे आप, ऐसे हो जाता है इरेशनल प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और बहुत आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स को एक साथ समझाऊंगा। जो स्टेटमेंट पिछले में लिखी थी यही सारी स्टेटमेंट इसमें लिखनी है। बस क्या करना है, 1/√2। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल, तो a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a एंड b आर, बोलो जल्दी, कोप्राइम। तो अब हम यहां क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। बस इसको एक ही उसमें करना है, √2/1, √2/1 तो √2 ही रहेगा, इक्वल टू b अपॉन a अपॉन b करो या b अपॉन a करो, वो रैशनल ही रहेगा। अब यहां क्या लिख देंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, सो b अपॉन a इज रैशनल, implies √2 is also rational, which is incorrect, which is Incorrect. and this contradiction has arisen due to our wrong assumption. ठीक है ना बेटा, सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, बात समझ गए। इसमें भी यही करेंगे, 7√5 इक्वल्स टू a अपॉन b, √5 को यहीं रखो, इक्वल्स टू a अपॉन 7b, a b एंड 7 आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, फिर ये पूरी कहानी, therefore 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल। इसमें भी क्या करेंगे, इसे a अपॉन b के इक्वल रखेंगे, √2 को यहीं रखेंगे, a अपॉन b माइनस 6 हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b। बैक पैक बाद में पैक कर लेना भाई, पढ़ लो। तो a 6 b आर इंटीजर्स, सो a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल। फिर आगे यही कहानी लिखनी है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, फिर यही कहानी लिखनी है। तो हर क्वेश्चन में यही करना है आप। हाँ, जरूरी नहीं है एलसीएम लेना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया तो भी सही है, नहीं लिया तो भी सही है। समझ में आ गया, सबका एक ही पैटर्न है, एक क्वेश्चन सीख लिया तो सारे आ गए। सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन सीखने थे कि √5 इरेशनल है, उसकी पूरी स्टेटमेंट कैसे करते हैं, और उसके आगे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से। तो पूरा समझ में आ गया चैप्टर, कोई दिक्कत है? चलिए कल मिलते हैं फिर नए सेशन में।